नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति। हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत के राजा थे उनके प्रति ब्रिटिश की नीति क्या क्या थी। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1857 में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति जो है ब्रिटिश सरकार ने क्यों अपनाई थी। भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति जो है ब्रिटिश सरकार ने क्यों अपनाई थी, तो इसलिए अपनाई थी ताकि उनका शासन जो है वो मजबूत बना रहे। ठीक है, इसके अलावा महारानी की घोषणा में वादा किया गया कि भारत में ब्रिटिश इलाकों का विस्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया कि जो उस वक्त ब्रिटिश जो है अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे थे, तो महारानी ने ये भरोसा दिलाया कि ये लोग जो हैं अब अपना इलाके का विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, इलाके का विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पे समझने वाली चीज है। ठीक है, महारानी ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश कंपनी है या जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अब जो है साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा या इलाकों का विस्तार नहीं करेगा। भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। भारतीय राजाओं का अधिकार जो है वो अधिकार भी दिए जाएंगे और उनको सम्मान भी दिया जाएगा ताकि ब्रिटिश सरकार का जो ताकत है वो मजबूत रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो जनता राजाओं के फेवर में होती, अगर राजाओं को ना खिलाते तो जनता बगावत कर देती। ठीक है, इंसान को थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहो तो वो बगावत नहीं करेगा। बगावत कब करता है? जब हमारी जरूरतें पूरी ना हो। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया। कई जमींदारों को राजा का दर्जा दिया गया। भारत में उस समय 562 रजवाड़े थे। अब यहाँ पे देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मान लिया कि भारत के जो राजा हैं वो हमारे सहयोगी हैं। देखिए, ऐसे ही उन लोगों ने 200 वर्षों तक शासन नहीं किया, उनमें हमारे देश के लोग ही शामिल थे। ठीक है, एक कोई भी इंसान है उसको उतना देते रहिए कि वो बगावत ना कर सके। तो राजा को वो लोग उतना दे रहे थे कि वो बगावत ना कर सके, राजा भी जनता को उतना ही दे रहा था कि वो बगावत ना कर सके। खाने पीने को दे रहा था और भी जो जरूरतें होती थी वो मिल रही थी। कई जमींदारों को राजा का दर्जा दिया गया। बहुत से जमींदारों को क्या किया गया? राजा का दर्जा दिया गया। भारत में उस समय 562 रजवाड़े थे। कितने रजवाड़े थे? 562। इनमें से कई राज्य बहुत छोटे थे। कुछ का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था तथा आबादी 100 लोगों से भी कम थी। कुछ इतने छोटे छोटे रजवाड़े थे कि उनका क्षेत्रफल कितना था? 1 वर्ग किलोमीटर केवल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना था? 1 वर्ग किलोमीटर और आबादी केवल 100 लोगों की होती थी। इतने छोटे क्षेत्रफल के राजा थे। कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े राज्य थे जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन के बराबर थे। और कश्मीर और हैदराबाद कितने बड़े बड़े साम्राज्य थे? पूरे पूरे ब्रिटेन के बराबर थे। मतलब जो लोग यहाँ पे राज कर रहे थे उनके बराबर थे। तो वो राज क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, वो बदलते समय के साथ खुद को अपग्रेड कर रहे थे। अगर हम अब खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। तो भारत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। 1857 ईस्वी के बाद भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। एक ब्रिटिश भारत जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी तथा दूसरा भारतीय राज्य जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 1857 के बाद। किन पार्ट में? एक ब्रिटिश भारत था, ठीक है, जिस पर क्या था? ब्रिटिश भारत के जरिए जो है, जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी, जिस पर
ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण था, और दूसरा भारतीय राज्य जिन पर भारतीय राजा राज करते थे। सन 1857 ईस्वी के पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध, इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 1857 ईस्वी के पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राजाओं के बीच के संबंध, इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। ठीक है, तो हम कह सकते भारत में जो 562 रियासतें थीं या 562 जो रजवाड़े थे, वो कुछ पूर्ण स्वतंत्र थे, कुछ नहीं भी स्वतंत्र थे। मतलब कहीं ना कहीं हर एक रजवाड़े ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौता कर रखा था, या जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे समझौता करके रखा था। अठारह ईस्वी के पश्चात संबंध बदल गए, जहां एक तरफ यह वादा किया गया कि उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1858 के बाद क्या होता है, जहां एक तरफ यह वादा किया गया कि राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। देखो 1858 में ये कहा गया था कि राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा, और हुआ क्या कि उनको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया। मतलब वो सारे के सारे क्या हो गए, ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गए। भारतीय राजाओं को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1876 ईस्वी के एक एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। ठीक है, जो भारतीय राज्य थे उनको जो है प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत, किसके सिद्धांत के अंतर्गत, प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। किसके अधीन बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था भारतीय राज्यों को। भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी, तो भारत में सर्वोच्च सत्ता कौन थी, ब्रिटिश सत्ता थी। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता 1876 ईस्वी के एक एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण की। तो महारानी विक्टोरिया ने जो है भारत की साम्राज्ञी की पदवी कब धारण की, 1 जनवरी 1877 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण की। इसके बाद देखेंगे, जिस समय भारत के कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राजा दरबार इंपीरियल असेंबली का आयोजन किया गया। दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन किया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण करने की घोषणा की गई। क्या कह रहा है, जिस समय भारत के कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, भारत के कई क्षेत्रों में क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, तो जब भारत में अकाल पड़ा हुआ था तो वहां पे राज दरबार का आयोजन किया गया था, और दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन किया था। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, वहां राज दरबार सजाया जा रहा था। राज दरबार में बहुत राजाओं को शामिल किया गया था, मतलब बहुत से राजा आए हुए थे, और वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि वो कितने अमीर हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर भारतीय राजाओं की शक्ति और प्रभुसत्ता घट गई। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर क्या हुआ, भारतीय राजाओं की शक्ति और प्रभुसत्ता क्या हुई, घट गई। भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाह्य संकटों से बचाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की थी। क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाह्य संकटों से बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की थी।
अगर जो भारतीय राज्यों पर जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था, अगर वहां पर कोई इंटरनल अटैक होता था या बाहरी अटैक होता था तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के असीम अधिकार मिल गए। राज्य के उत्तराधिकार के प्रत्येक मामले में ब्रिटिश राजसत्ता या भारत में सबसे प्रतिनिधि उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया। ये एक बार दोबारा लाइन देखिए, ब्रिटिश सरकार को भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के असीम अधिकार मिल गए। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत के जो आंतरिक मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने का हद से ज्यादा अधिकार थे। राज्य के उत्तराधिकार के प्रत्येक मामले, जब भी कोई राजा बनता था तो उसको जो है वायसराय से अनुमति लेनी पड़ती थी। किससे अनुमति लेनी पड़ती थी? वायसराय से अनुमति लेनी पड़ती थी। उत्तराधिकार से संबंधित विवादों का निपटारा ब्रिटिश सरकार करती थी। अब देखिए, उत्तराधिकार से संबंधित अगर कोई विवाद होता था कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो इसका निर्णय भी कौन करने लगा? ब्रिटिश सरकार करने लगी। भारतीय राज्यों को कोई आंतरिक प्रतिष्ठा नहीं थी, वे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। जो भारतीय राज्य थे उनकी कोई इंटरनल डिग्निटी नहीं थी, वो किसी दूसरे देश से बात भी नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा टीपू सुल्तान अंग्रेज जो है वो इसीलिए नाराज थे क्योंकि उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ले रखी थी। और क्या था कि वो जो है वो अपनी आर्मी जो है ट्रेंड कर रहा था फ्रांस की मदद लेके, और कहते हैं कि जब तक फ्रांस की मदद पहुंची थी तब तक हार गया था, या फ्रांस ने मदद नहीं की थी, जो भी रहा हो, लेकिन ये कहा जाता है फ्रांस ने मदद भेजी थी जब टीपू सुल्तान युद्ध लड़ रहा था प्लासी का। गवर्नर जनरल कर्जन ने भारतीय राजाओं को बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी थी। राज्यों की सेनाएं अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में थी। अब यहाँ पे देखिए, राजा एक तो कहाँ नहीं जा सकते, बिना अनुमति के राजा जो है वो विदेश नहीं जा सकते थे। भारतीय राजाओं द्वारा जो रखे जाने वाले सैनिक थे उनकी भी संख्या निश्चित कर दी गई थी, और राज्यों की सेनाएं जो है अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रहती थी। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि गवर्नर जनरल कर्जन जो था उसने ये लागू कर दिया था कि कोई भी राजा जो है वो बिना अनुमति के जो है विदेश नहीं जा सकता था। ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय राजाओं द्वारा रखे गए सैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी थी। सेनाएं जो है अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में थी। इन राज्यों के लोग जो है क्या कह रहा है, इन राज्यों के लोग यदि किसी अन्य देश की यात्रा करते या वहां निवास करते तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा माना जाता था। अब मतलब हम भारत में रह रहे थे, लेकिन जब भी यहाँ के लोग कहीं विदेश जाते थे तो उनको ये माना जाता था कि ये कौन लोग हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, उनको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। इन राज्यों की रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। भारतीय राज्यों से ब्रिटिश शासन को अब कोई खतरा नहीं रहा, उल्टे वे ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने का अब भय नहीं रहा, इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। देखो, अब यहाँ पे क्या था, राजाओं ने ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़े। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था लेकिन बहुत चतुर साम्राज्य था। तुमसे पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन दिमाग कह सकते हैं ज्यादा था। वे अब अपने लोगों के आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षित थे क्योंकि उनके लोगों द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी। अधिकांश राजा अपने राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे तथा अपने लोगों की स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। वे अब अपने लोगों के आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षित थे क्योंकि उनके लोगों द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी।
ये लाइन समझिए जरा, कौन लोग? वे अब अपने लोगों के आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षित थे, क्योंकि उनके लोगों द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी। अधिकांश राजा अपने राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे तथा अपने लोगों की स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। कभी भी ऐसा अगर होता था कि साम्राज्य में कोई जनता बगावत करती थी तो उसको दबाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार मदद करती थी राजाओं की। अब राजा क्या सोचने लगे थे, राजा जो महल होता था उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे, और जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। वो उनकी व्यक्तिगत स्थिति कैसी है या लोग जी रहे हैं, लोगों के पास खाने को है या नहीं है, इससे अब उन्हें मतलब नहीं रहता था। वे बड़े विलासिता पूर्वक रहते थे तथा प्रशासन के कार्यों पर बहुत कम ध्यान देते थे। कुछ राज्यों में प्रशासन इतना अधिक बिगड़ गया कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई जगहों पर क्या हुआ कि प्रशासन इतना बिगड़ गया कि ब्रिटिश सरकार क्या है, प्रशासन को अपने हाथों में लेने लगी। ब्रिटिश भारत में प्रशासन और कानून की व्यवस्था एक रूप थी, मगर राज्यों में ये व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इन राज्यों को बनाया था। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति।